Hello everyone, welcome to the Logical Studies YouTube channel and I am your friend एडवोकेट लक्ष्य कुमार सिंह। मैं दोबारा से आ गया हूं अपने जूरिस्प्रूडेंस के मास्टर नोट्स लेकर और एक नई क्लास लेकर जूरिस्प्रूडेंस पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन जूम करेंगे इसको और इंडेक्स की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे हमने क्या क्या कर लिया। राइट, तो सबसे पहले तो है हम डेफिनेशन कर चुके हैं और ये जितनी सारी वीडियोस हैं आपको चैनल पे मिल जाएगी। प्लेलिस्ट जूरिस्प्रूडेंस के नाम से बना रखी है। नेचर ऑफ लॉ कर चुके हैं। सोर्स ऑफ लॉ को हमने दो पार्ट पे किया है, याद रखना, दो पार्ट पे किया है। स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस को इंट्रोडक्शन में किया है, इसका है स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इंट्रोडक्शन। एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में हमने एक क्लास रखी है, इंट्रोडक्टरी क्लास, छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, 15-20 मिनट की। इंट्रोडक्शन ऑफ एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि सबसे पहले जूरिस्ट और जो फाउंडर है, रियल फाउंडर, जेरेमी बेंथम के बारे में। और जी हाँ, फॉर्मल फाउंडर है एनालिटिकल के जॉन ऑस्टिन और रियल फाउंडर है जेरेमी बेंथम। तो जो बिना लेट किए चलते हैं हम जेरेमी बेंथम की तरफ। तो देख लीजिए, ये हैं जेरेमी बेंथम, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे आपको ये। तो जेरेमी बेंथम ऑक्यूपाइज अ फाउंडेशनल पोजीशन इन मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस। तो मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस में जेरेमी बेंथम को कैसे देखा जाता है? एक फाउंडर फिगर के तौर पे देखा जाता है। ऑल्दो जॉन ऑस्टिन इज फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड एज द फाउंडर ऑफ एनालिटिकल स्कूल, ये मैं बता चुका हूँ। फॉर्मली आप जॉन ऑस्टिन को कह सकते हैं कि एज अ फाउंडर ऑफ एनालिटिकल स्कूल। लेकिन बेंथम लेड इज इंटेलेक्चुअल ग्राउंड वर्क बाई रीशेपिंग द पर्पज एंड द मेथड ऑफ स्टडिंग लॉ। तो बेंथम का जो इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक स्तर पे जो ग्राउंड वर्क था, उन्होंने रिशेप किया पर्पस और मेथड की, किस तरीके से लोगों को पढ़ना चाहिए, आप किस तरीके से इसको देखते हैं। क्रिटिसाइज किया नेचुरल लॉ स्कूल को, मॉरलिटी को, डिवाइन जो विल है उसको, कि नहीं भैया एनालिटिकल स्कूल जो है वो किस तरीके से चलेगा। तो ही अपोज जज मेड लॉ, जिसको आजकल अपन लोग प्रेसिडेंट बोलते हैं ना, जुडिशियल प्रेसिडेंट, यानी कि न्यायिक मिसाल, न्यायिक मिसाल। तो उसके तो भैया दद्दा बिल्कुल खिलाफ थे। ठीक है, दद्दा ने कहा गद्दी पे अपन बैठे या जॉन ऑस्टिन, नियम सेम रहेगा। ठीक है, सो ही अपोज जजमेंट लॉ विच ही सो एज अनसर्टेन एंड इनएक्सेसिबल। इन्होंने जज मेड लॉ को अनिश्चित कहा कि यह अनिश्चित है, इनएक्सेसिबल, दुर्गम यानी कि पहुंच से बाहर है, एंड इंस्टेड एडवोकेटेड कोडिफिकेशन, और इन्होंने कोडिफिकेशन की वकालत की। कोडिफिकेशन का मतलब होता है संहिताकरण। ठीक है, कोड को कहते हैं ना, कोड को संहिता कहते हैं और कोडिफिकेशन को कहते हैं संहिताकरण। ठीक है, जैसे सुना होगा इंडियन पीनल कोड और इस तरीके से, तो इसको कोडिफिकेशन को कहते हैं संहिताकरण। कोडिफिकेशन को क्यों इन्होंने एडवोकेट किया, इतना क्यों कहा कि कोडिफिकेशन होना चाहिए लॉ का? तो कि लॉ क्लियर हो जाए, बुक्स में आ जाए, राशनल हो जाए कि लॉ के पीछे तर्क क्या है, क्या ये जो कानून है ये तर्क संगत है, इसकी आवश्यकता है या नहीं है, या इसका बोझ हम ऐसे ही ढो रहे हैं। यूनिफॉर्म हो जाए, एक रूपता आ जाए, सबके लिए समान रूप से एप्लीकेबल हो। ठीक है, और एक्सेसिबल टू ऑल, और सबकी पहुंच में हो जाए। कायदे में दद्दा ने काम तो बिल्कुल ठीक किया। इन्होंने कहा कि भैया लॉ अनसर्टेन नहीं होना चाहिए, इनएक्सेसिबल नहीं होना चाहिए, इसका कोडिफिकेशन करो। ठीक है, यहां से इसने कह दिया ये कानून है, उस अथॉरिटी ने कह दिया ये कानून है, इस जज ने कह दिया ये कानून है, नहीं भैया, इसको कोड में ले आओ, इसका संहिताकरण करो, कोडिफिकेशन करो, ताकि ये क्लियर हो जाए, ये रैशनल हो जाए, ये यूनिफॉर्म हो जाए और सबको एक्सेसिबल हो जाए। अब भैया जेरेमी बेंथम का एक बार देख लेते हैं हम, एक इंट्रोडक्शन टेबुलर फॉर्म में। पूरा नाम है इनका जेरेमी बेंथम, अच्छा चलो बुरा मत मानो, श्री जेरेमी बेंथम लिख देता हूँ। ठीक है, श्री जेरेमी बेंथम। और इनको हम जानते हैं नोन एज द फाउंडर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म एंड लेड फाउंडेशन ऑफ लीगल पॉजिटिविज्म। ये फाउंडर है यूटिलिटेरियनिज्म। देखो शब्द से पूछ लो, यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता। तो जो उपयोगिता का सिद्धांत है वो इन्होंने दिया, और सकारात्मक लीगल पॉजिटिविज्म की बात करी इन्होंने। ठीक है, सकारात्मक विधि की बात करी। अब चलते हैं नेशनलिटी में, इसलिए लेके आया हूं क्योंकि यूजीसी नेट में मैंने कई बार देखा है, इस चीज को एनकाउंटर किया। भैया ये फिलोसफर है, ये कहाँ पैदा हुआ था, कौन सी तारीख को पैदा हुआ था, भैया हम गए थे क्या बर्थडे पार्टी में जो हमें पता लगेगा? तो लेकिन फिर भी हम इसको 1-2 नंबर बचाने के लिए अपन ले आए हैं। इंग्लिश फिलोसफर है, जूरिस्ट थे, न्यायविद थे और सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक। इन्होंने वकालत की, यहाँ पे एडवोकेटेड का मतलब यह है कि चीजों के बारे में कहना सुनना, कि लॉ में सुधार होने चाहिए, प्रिजन्स में सुधार होने चाहिए और इकोनॉमिक्स में सुधार होने चाहिए। भैया ये पैदा हुए थे, डेट ऑफ बर्थ जो इन्होंने अवतार लिया था पृथ्वी पर 15 फरवरी 1748 को, रुखसत कर दिए गए थे 6 जून 1832 को। लंदन में ही पैदा हुए और लंदन से ही चल बसे। कंट्रीब्यूशन क्या है? ये फाउंडर है मॉडर्न यूटिलिटेरियनिज्म के,
स्लिप ऑफ टंग होता है बच्चों, देखो इस पे हंसना नहीं है। फाउंडर है मॉडर्न यूटिलिटेरियनिज्म के। एम्फेसाइज किस पे था, सारा जोर किस बात पे था कि लॉ एज अ टूल फॉर हैप्पीनेस, मतलब ये जो विधि है, कानून है, ये एक उपकरण है किसका, खुशियों का। कॉल्ड द फंडामेंटल एक्सियोम ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। एक्सियोम का मतलब होता है स्वयं सिद्ध, ठीक है, फंडामेंटल मतलब ये मूलभूत स्वयं सिद्ध है कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर होगा ही होगा। अब बेंथम का फाउंडेशनल रोल देख लो, देखो ये टेबल बड़ी मेहनत से बनाई है, ये इसलिए बनाई है अगर तुम्हारा मन नहीं है कंटेंट पढ़ने का, टेक्स्ट पढ़ने का, फटाक से टेबल पढ़ी और उसको याद कर लिया। एस्पेक्ट किस एस्पेक्ट पे देखेंगे, पोजीशन क्या थी, फिलोसफिकल फाउंडर ऑफ एनालिटिकल स्कूल, फॉर्मल फाउंडर जॉन ऑस्टिन है, याद रखना, फॉर्मल फाउंडर जॉन ऑस्टिन, और फिलोसफिकल एनालिटिकल स्कूल के फाउंडर कौन है, आपके जेरेमी बेंथम। एग्जाम हुक लेते जाओ, बेंथम लेड द ग्राउंड वर्क, ऑस्टिन ने सिस्टमाइज किया। बेंथम ने ग्राउंड वर्क किया, ऑस्टिन ने उस ग्राउंड वर्क को सिस्टमाइज किया, याद रखोगे, आ जाएगा दिमाग में। अपोजिशन, जज मेड लॉ को इन्होंने क्रिटिसाइज किया, उसको अपोज किया कि प्रेसिडेंट मैं नहीं मानता, कोडिफिकेशन करो, ठीक है। कॉल्ड इट अनसर्टेन और आर्बिट्रेरी, उसको आर्बिट्रेरी का और अनसर्टेन का, अनिश्चित का और जबरदस्ती। रिफॉर्म, कोडिफिकेशन के बारे में बात की, संहिताकरण, भैया कानून को कोडिफाई करो ताकि क्लियर हो जाए, रैशनल हो जाए, लोगों की पहुंच में हो जाए, ठीक है, लॉ मस्ट बी क्लियर एंड रैशनल। जेरेमी बेंथम के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर आप भूल गए हो तो इसका निमोनिक्स बनेगा बेंथम बिल्ड्स द बेस, बी क्यूब, बेंथम बिल्ड्स द बेस, और ऑस्टिन ने इसको सिस्टमाइज किया। लो हो गया आपको कि भैया एनालिटिकल स्कूल में एक बेंथम है सबसे पहले, जो कि उसके फिलोसफिकल फाउंडर है, फिर जॉन ऑस्टिन आ जाते हैं जो उसके फॉर्मल फाउंडर हैं। तो बेंथम ने बेस बनाया और जॉन ऑस्टिन ने उसके ऊपर सिस्टमाइज किया चीजों को। एट द हार्ट ऑफ बेंथम्स फिलोसफी लाइज द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, मैंने जिक्र किया था बेंथम की जो फिलोसफी है उसमें एक आता है सिद्धांत, किस चीज का, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता का सिद्धांत, राइट। ये जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए मैं बीच में ये थोड़ा यूज करता हूं। He argued that the rightness or wrongness of law depend on the tendency to produce happiness, हैप्पीनेस मतलब प्लेजर, सिंपल प्लेजर की बात हो रही है, दिमाग को कहीं और मत ले जाना, एंड रिड्यूस पेन। तो ये कहते हैं कि ये आर्ग्यूमेंट दिया इन्होंने, तर्क दिया जेरेमी बेंथम ने कि जो विधि है, कानून है, उसका ठीक होना या उसका गलत होना इस बात पे डिपेंड करता है जो उसकी टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है, खुशियों को पैदा करने की प्रवृत्ति, खुशियों के उत्पादन की प्रवृत्ति, खुशियां लाने की प्रवृत्ति और पेन को कम करने की प्रवृत्ति के ऊपर लो का ठीक होना और लो का गलत होना डिपेंड करता है। मैं दोबारा बता देता हूं, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी ये कहता है कि कानून जो है वो उसका ठीक होना और उसका गलत होना इस चीज पर डिपेंड करता है कि वो क्या करता है, वो खुशियां पैदा कर रहा है, दुख को कम कर रहा है, या दुख ज्यादा पैदा कर रहा है, खुशियां नहीं दे रहा है, तो वो किस तरह का कानून होगा, अच्छा या बुरा। ये था प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सो दिस ट्रांसफॉर्म जूरिस्प्रूडेंस इनटू अ प्रैक्टिकल साइंस, इस चीज ने हमारा जो जूरिस्प्रूडेंस है, न्याय शास्त्र है, उसको एक व्यवहारिक विज्ञान में बदल दिया, प्रैक्टिकल साइंस में बदल दिया। आगे देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। प्लेजर का मतलब बेंथम का यहां से गुड, अच्छी चीज है प्लेजर, हाँ अच्छी चीज है। एग्जाम्पल, वेलफेयर लॉज की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, दिमाग को सही ठिकाने पे लगाओ। प्लेजर मतलब अच्छी चीज, वेलफेयर लॉज, जब आप पढ़ते हैं ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 में, राइट, ठीक है, मैं मानता हूं ये वो वाले फंडामेंटल राइट है जिनको आप कोर्ट में जाके एनफोर्स नहीं करवा सकते, क्योंकि भैया डीपीएसपी को तभी आप एप्लीकेबल करते हो जब पैसा होता है ना, पैसा, पैसा होगा तभी तो सरकार जो है वो स्कीम्स लेके आएगी, वेलफेयर स्कीम्स, ठीक है। दूसरा, पेन, पेन का मतलब इविल, बुरा, समथिंग बैड, पनिशमेंट लॉज की बात यहां पर हुई। भैया गलती इन लोगों की नहीं है, अब आपको बड़ा ही ये बेतुका सा बकवास सा लग रहा होगा कि ये क्या ऐसा कानून है जो पेन देता है, ऐसा कानून है जो प्लेजर देता है, ये उस जमाने की बात हो रही है, राइट। अपनी मैंने कहा था ना जूरिस्प्रूडेंस, अगर आपने ये पूरी सीरीज देखी है तो जूरिस्प्रूडेंस आपको इसलिए तो बोर लगता है कि आपको लगता है ये लोग क्या अटपटी बातें करते हैं, नहीं, ये एक यात्रा है, दिस इज द जर्नी जूरिस्प्रूडेंस को पढ़ना। क्यों है, क्योंकि अगर आप सोचोगे भैया ये जो जेरेमी बेंथम है, चलो ऊपर देख लो, ये कब पैदा हुए, 1748 में, कब चले गए, 1832 में। 1748 और 1832 के बीच की सोसाइटी कैसी थी, समाज कैसा था, लोग कैसे थे, लोगों का थॉट प्रोसेस कैसा था, तो होते थे उस वक्त पनिशमेंट देने वाले लॉज इस तरीके से, राइट। अब तो कानून क्या है, वेलफेयर के लिए है ना, आपने किसी को मारा, आप कहोगे उसमें क्या कानून है, मारने के लिए फांसी पे टंगा दो, वेलफेयर हो रहा है, नहीं, लोग एक दूसरे को इसलिए तो नहीं मार रहे ना कि फांसी पे टांग दिया जाएगा कोर्ट के थ्रू, कायदे से तो वो भी वेलफेयर लॉ है एक,
चलो आगे चलते हैं। एम क्या था? मैक्सिमाइज हैप्पीनेस, खुशियों को बढ़ाना। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, इसका निमोनिक्स याद रखना, प्लेजर गुड पेन बैड। यूटिलिटी प्रिंसिपल का ये निमोनिक्स है, प्लेजर गुड पेन बैड। आगे चलते हैं। टू ऑपरेशनलाइज दिस बेंथम इंट्रोड्यूस द यूटिलिटेरियन कैलकुलस। उन्होंने एक यूटिलिटेरियन कैलकुलस इंट्रोड्यूस किया। तो मानो कि बेंथम ने कैलकुलेटर जो है वो इजाद किया, उसके कुछ फैक्टर्स थे, उसके कुछ पैरामीटर्स थे, ये इसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए, अपनी यूटिलिटी थ्योरी को ऑपरेशनलाइज करने के लिए। इसको अपन कहते हैं हेडोनिक कैलकुलस। हेडोनिक का मतलब ही होता है सुखात्मक, जो सुख की बात करे, जिसकी आत्मा सुख से भरी हुई हो। ठीक है, यहां तो भैया सब दुखी हैं। तो हेडोनिक कैलकुलस, 7 मेजरेबल फैक्टर्स थे, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, सर्टेनिटी, नियरनेस, फेकेंडिटी, प्योरिटी, एक्सटेंट। अब तुम कहोगे कि यार ये क्या कर रहे हैं बेंथम, ये प्लेजर की बात कर रहे हैं, इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, ये बेंथम किस तरफ लेके जा रहे हैं। चलो देखो हेडोनिक कैलकुलस को देखते हैं। इंटेंसिटी का मतलब होता है तीव्रता, तेजी, तीव्रता, तेजी, राइट। तो स्ट्रेंथ ऑफ प्लेजर और पेन कितनी है। ड्यूरेशन का मतलब क्या होगा? ड्यूरेशन का मतलब अवधि, कितनी देर तक, हाउ लॉन्ग इट लास्ट। मतलब जो कानून आपने बनाया है उसकी इंटेंसिटी कैसी है, वो लोगों को खुशियां दे रहा है, दुख दे रहा है, कितने समय तक के लिए दे रहा है, वो किस तरह का लॉ है। सर्टेनिटी, निश्चितता, लाइकलीहुड, कितना निश्चित है। नियरनेस, नियरनेस का मतलब निकटता की बात हो गई यहां पर। हाउ सून, कितनी जल्दी वो लोगों की जिंदगी बदल रहा है। ठीक है। फेकेंडिटी मतलब उत्पादन करना। डिक्शनरी में जाओगे तो इसका एक मतलब भी आता है प्रजनन करने की क्षमता, मतलब वही उत्पादन करने की क्षमता, कितना प्लेजर वो प्रोड्यूस कर रहा है, लोग कितने खुश हो रहे हैं। ठीक है। प्योरिटी, शुद्धता क्या है उसकी, फ्री फ्रॉम पेन होना चाहिए, राइट। ये फैक्टर था उसका। उसमें इंटेंसिटी कैसी है देखनी है, उसकी ड्यूरेशन कब तक खुश रख सकता है, निश्चितता है, आएगा ही आएगा, खुशी देगा ही देगा। ठीक है, कितनी जल्दी मिल सकता है, कितनी खुशियां बढ़ा सकता है, कितना शुद्ध है, दुख से कितनी दूर है। और एक्सटेंट, उसकी सीमाएं कितनी है, कितने नंबर ऑफ पीपल को वो अफेक्ट करता है। ये नहीं कि एक छोटे से ग्रुप को अफेक्ट कर रहा है, पीपल एट लार्ज या कंट्री एट लार्ज को वो अफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये हेडोनिक कैलकुलस था। तो एग्जाम में नंबर्स के लिए तुम लिख सकते हो। ये भी हो सकता है यूजीसी नेट के एग्जाम में या किसी और एग्जाम में पूछ सकते हैं, हेडोनिक कैलकुलस किसने दिया था। तो निमोनिक्स याद रखो इन सारे के सारे 7 फैक्टर्स का। आई डू केयर न्यू फ्रूट्स, प्योर एंड एक्सटेंडेड। आई से इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, सर्टेनिटी, नियरनेस, फेकेंडिटी, प्योरिटी और एक्सटेंट, राइट। बड़ी मेहनत से बनाए हैं। आगे चलते हैं। बेंथम ने आइडेंटिफाई किए हैं 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लॉ। कानून के, विधि के 4 ऑब्जेक्टिव उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं। पहला हो गया सब्सिटेंस, दूसरा हो गया अबंडेंस, तीसरा इक्वलिटी और चौथा हो गया सिक्योरिटी। दीज शो लॉ एज अ टूल फॉर सोशल वेलफेयर। बेंथम के हिसाब से ये चारों बताते हैं कि जो कानून है, विधि है, वो एक उपकरण है किसका? सामाजिक वेलफेयर का, समाज के भले का। नॉट जस्ट सोवरन कमांड, वो केवल खाली सोवरन की कमांड नहीं है जो बैक्ड बाय सैंक्शन है। आप कानून को किस तरीके से देख सकते हैं? सोशल वेलफेयर के तरीके से। इसका एक ज्वलंत उदाहरण, मतलब एक बर्निंग एग्जांपल मैं आप लोगों को दूंगा, वो है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं ना, देखो 2 तरह के स्टेट होते हैं, पुलिस स्टेट और वेलफेयर स्टेट। जब अपन लोग गुलाम थे ना अंग्रेजों के, तो अपन थे पुलिस स्टेट, राइट। पुलिस स्टेट का मतलब ये होता है भैया वो स्टेट जिसका पूरा का पूरा फोकस किस पे होता है? रेवेन्यू जनरेट पर, पैसा कमाने पर। पैसा सबसे बड़ी चीज है। और वेलफेयर स्टेट किसको कहते हैं? और 1949 के आसपास जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन अपने देश को दे रहे थे, अपन बन गए क्या? वेलफेयर स्टेट बन गए। वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या होता है? वो स्टेट जिसका पूरा का पूरा फोकस किस पे रहता है? अपने देश के लोगों के भले पर, समाज के भले पर। ठीक है, तभी तो ये सारी इतनी स्कीम्स आ रही हैं। तो सब्सिस्टेंस का मतलब होता है निर्वाह, गुजारा। ठीक है, तेरे बिना ना गुजारा वे, हाँ वो वाला गुजारा, बेसिक सर्वाइवल की बात हो रही है। अबंडेंस का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, प्रचुरता, यानी कि हमारे पास बहुत मात्रा में, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, कमी नहीं है भैया, दिल खोल के। इक्वेलिटी का मतलब तो आप सबको पता है, बराबर की बात हो रही है, समानता की बात हो रही है। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, यही बिल्कुल ठीक, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, राइट। ठीक है। और सिक्योरिटी, सुरक्षा की बात कर रहे हैं, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। क्या आपके अधिकार सुरक्षित हैं? जी बिल्कुल सुरक्षित है। भारत का जो संविधान है, पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, आपको पता है ना, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, रिट जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड रिट जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। अब इसका निमोनिक्स हो जाएगा भैया सेफ।
बेंथम ने 4 ऑब्जेक्टिव दिए हैं लॉ के, जिनका निमोनिक्स है सेफ, सब्सिटेंस, अबंडेंस, फेयरनेस, इक्वालिटी एंड सिक्योरिटी। ठीक है, राइट। तो अब एक चीज मैंने आप लोगों को बता दी है कि आप, वो तो मैं जानता हूं आप लोग एक्सपर्ट हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम में एक लाइन का आप 50 लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। बेंथम ने रिजेक्ट किया नेचुरल लॉ को, कॉलिंग नेचुरल राइट्स नॉनसेंस अपॉन स्टिल्ट्स। देखो भैया, ये बहुत ही फेमस एक फ्रेज है, ठीक है, लोकोक्ति, मुहावरा, कहावत, कुछ भी कह लो। इसका मतलब कहते हैं कंप्लीटली डाइवोर्स फ्रॉम रियलिटी। लिख लेना, अपनी काम आएगा। ठीक है, जाके कहना किसी के बीच में तो अच्छा लगेगा, लोग इंप्रेस हो जाएंगे। कंप्लीटली डाइवोर्स्ड, स्पेलिंग पे मत जाना, फिर कह रहा हूं, कंप्लीटली डाइवोर्स फ्रॉम रियलिटी, यानी कि वास्तविकता से कोसों दूर। नॉनसेंस अपॉन स्टिल्ट्स मतलब बढ़ा चढ़ाकर की गई बातें। तो भैया बेंथम ने डायरेक्टली नेचुरल लॉ को कह दिया नॉनसेंस अपॉन स्टिल्ट्स। ही इंसिस्टेड राइट्स आर क्रिएटेड बाय लॉ नॉट इनहेरिटेड। उन्होंने कहा जो अधिकार भी है ना, वो आपको कानून के द्वारा मिलते हैं, कानून बना के देता है। ठीक है, इनहेरेंट में नहीं मिलते, उत्तराधिकार में नहीं मिलते। अब रिजेक्शन ऑफ नेचुरल लॉ एस्पेक्ट क्या था इनका, नेचुरल राइट्स के एस्पेक्ट पे क्या कहा बेंथम ने, इन्होंने नॉनसेंस अपॉन स्टिल्ट्स। क्योंकि नेचुरल लॉ जो कहता है, जैसे आप जॉन लॉ के की थ्योरी पढ़ेंगे कि जो व्यक्ति पैदा होता है तो वो कुछ अधिकार लेकर पैदा होता है, वो एक फ्री मैन के तौर पर पैदा होता है, जॉन लॉ के कहते हैं नेचुरल लॉ वाले। तो ठीक है, तो उसके कुछ नेचुरल राइट्स होते हैं। तो बेंथम ने इन्हीं नेचुरल राइट्स को क्या कहा, ये नॉनसेंस अपॉन स्लेट्स है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये अपने, ये कौन सा तुम माल फूंक के बैठे हो, ये मत कहो। ये मैं बेंथम का व्यू बता रहा हूँ, नहीं वो माल फूंकने वाली लाइन मेरी थी। ठीक है, बेंथम की नहीं थी। ये तुम क्या बता रहे हो, वो कहता है कि कानून है जो लोगों को अधिकार देता है, और कानून ही है जो लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करता है। ठीक है, क्रिटिसाइज बाई नेचुरल लॉ स्कूल। अब आते हैं नैतिकता पे, दूसरा एस्पेक्ट है मॉरलिटी नॉट बेसिस ऑफ लॉ। ये तो कतई नहीं मानते हैं कि मॉरलिटी या फिर डिवाइन विल जो होगी वो बेसिस ऑफ लॉ होगी, नहीं भैया, ये फिलोसफिकल स्कूल वाले थे। अब इसका निमोनिक्स देख लो, बेंथम ब्रेक्स नेचर। ठीक है, याद रखना इस चीज से, क्योंकि वो नेचुरल लॉ स्कूल के जो भी वो हैं उनको नहीं मानते हैं नेचुरल राइट्स को। अब चलते हैं आगे। बेंथम ने प्रपोज किया इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाइक पनेप्टिकॉन प्रिजन डिजाइन, सिंबलाइजिंग एफिशिएंसी, सर्विलेंस एंड रैशनल जस्टिस। अब वो डायग्राम तो मैंने यहाँ पे नहीं बना रखा है पनेप्टिकॉन वाला। पनेप्टिकॉन प्रिजन डिजाइन का मतलब ये है कि पनेप्टिकॉन का मतलब होता है, सबसे पहले मतलब देखो, सर्व निगरानी, यानी कि सबकी निगरानी करी जा सके यहाँ से। तो ये जो प्नेप्टिकॉन प्रिजन डिजाइन जो इन्होंने एक दिया था, ये एक ऐसा स्थान है प्नेप्टिकॉन का मतलब जहां से आप एक साथ सब कुछ देख सके। जैसे ये जेल है, सर्कुलर जेल है, बीच में एक वॉच टावर है, यहाँ एक बंदा खड़ा है, ये इधर भी देख रहा है, 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 ज्यादा हो गया ना, इधर भी देख रहा है। हाँ, मतलब ये हर जगह देख रहा है। तो एक प्नेप्टिकॉन प्रिजन डिजाइन इन्होंने दिया, ठीक है, लॉ में रिफॉर्म करने के लिए, सिंबलाइजिंग जिससे एफिशिएंसी हो, सर्विलेंस हो, रैशनल जस्टिस हो, सर्कुलर डिजाइन है। प्नेप्टिकॉन का यहाँ मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया टेबुलर फॉर्म में। सेंट्रल वॉच टावर है, सिंबलिज्म किस लिए, सर्विलेंस, निगरानी और अनुशासन के लिए, और रिफॉर्म प्रिजन एफिशिएंसी और रैशनल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो शासन होगा वो तर्कसंगत होना चाहिए। इसका निमोनिक्स देख लो, प्रेप्टिकॉन इज इक्वल टू प्रिजन रिफॉर्म्स। अब बेंथम का क्रिटिसिज्म, आलोचना किसने की इनकी, क्रिटिसाइज किसने किया, नेचुरल लॉ स्कूल वाले कहते हैं भैया हमें क्यों तोड़ा, क्यों आपने इग्नोर किया मोरालिटी को, नैतिकता को और न्याय को। सोशोलॉजिकल यानी कि जो विचारधारा है न्याय शास्त्र की, जुरिस्प्रूडेंस का सोशोलॉजिकल स्कूल यानी कि न्याय शास्त्र की सामाजिक विचारधारा। ठीक है, उन्होंने कहा कि बेंथम फेल टू बैलेंस इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी। ठीक है, इंडिविजुअल यानी कि जो इंडिविजुअल है और सोसाइटी वर्सेस जो सोसाइटी है, समाज है, उसको बैलेंस करना बेंथम भूल गए हैं। और फ्रीडमैन ने तो यहां तक कहा हैप्पीनेस इज नॉट मेजरेबल, यूटिलिटेरियन कैलकुलस इम्प्रैक्टिकल। जो इन्होंने यूटिलिटेरियन कैलकुलस दिया ना, हेडोनिक वाला, जिसको मैंने कहा था सुखात्मक, जिसके जिसमें क्या था, जिसके फैक्टर क्या थे, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, नेसेसिटी, विसिनिटी, एक्सटेंट। ठीक है, उन्होंने कहा ये बकवास है भैया, बंद करो इसको, ये बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है। हैप्पीनेस को, खुशी को आप मेजर ही नहीं कर सकते। देखो पर्सनली मैं भी मानता हूं आप खुशी को मेजर नहीं कर सकते, वो फिर किसी और क्लास में बताएंगे, वो दूसरा हो जाएगा लॉ से हटके। क्रिटिसिज्म की टेबल है, नेचुरल लॉ वालों ने कहा इन्होंने मॉरलिटी इग्नोर कर दी, या ऑब्जेक्शन क्या थी, लॉ इज नॉट इक्वल टू जस्टिस, सोशोलॉजी सोशल बैलेंस इग्नोर किया, काफी इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है बेंथम की। ऑब्जेक्शन ये थी, फ्रेडमैन एनालिटिकल क्रिटिक, हैप्पीनेस को आप मेजर नहीं कर सकते। अब आ जाओ इस पर, बेंथम कोर आइडिया एंड मेजर वर्क। ये मैं इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं भैया ये बुक किसने लिखी,
ये बुक कौन से सन में लिखी, किस राइटर की थी, कौन से ईयर में थी, तो इस टेबल में आपको सब मिलेगा बेंथम से रिलेटेड। कोर आइडिया क्या हुआ बेंथम का, लो शुड मैक्सिमाइज प्लेजर एंड मिनिमाइज पेन, प्लेजर को मैक्सिमाइज करे और दुख को कम करे। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी क्या हुआ, प्लेजर इज इक्वल टू गुड, पेन इज इक्वल टू इविल। थ्योरी क्या कहती है, यूटिलिटेरियनिज्म यानी कि उपयोगिता का सिद्धांत। लॉ इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। और नोट्स देख लो इसके, इंट्रोड्यूस यूटिलिटेरियन कैलकुलस, 7 फैक्टर थे, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, सर्टेनिटी, नियरनेस, फेकेंडिटी। ये मैं शायद इसको स्पेल पता नहीं कैसे कर पा रहा हूं, पर फेकेंडिटी पढ़ रहा हूं, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। प्योरिटी एंड एक्सटेंट। राइट, आगे चलते हैं। अब मेजर वर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट वालों के लिए भैया, ये पूछते हैं क्वेश्चन। इनका पहला मेजर वर्क क्या था, एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन 1789 में। भाई ने किताब लिख दी निको अगेंस्ट होते हुए, की टेक्स्ट एक्सप्लेनिंग यूटिलिटेरियनिज्म। ये जो बुक है ये यूटिलिटेरियनिज्म के बारे में बताती है। फिर 1802 में आई थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन, फोकस ऑन लॉ मेकिंग प्रिंसिपल, कानून कैसे बनेंगे, सिद्धांत कैसे होंगे। तीसरी आई फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट 1776, ठीक है, ब्लैकस्टोन के नेचुरल लॉ आइडियाज का क्रिटिसिज्म था। लिमिट्स ऑफ जुरिस्प्रूडेंस डिफाइंड, इस किताब के बारे में कम से कम यूजीसी नेट में आज तक 85 बार तो पूछा जा चुका होगा। लिमिट्स ऑफ जुरिस्प्रूडेंस डिफाइंस, स्कोप ऑफ जुरिस्प्रूडेंस की बात होती है। फिर प्रैक्टिकॉन 1791 का था इनका, प्रिजन डिजाइन बेस्ड ऑन सर्विलेंस। एग्जाम निमोनिक्स लेते जाओ, हैप्पी बेंथम्स प्रैक्टिकॉन, हैप्पीनेस प्रिंसिपल प्लस यूटिलिटेरियनिज्म प्लस मेजर वर्क प्रिंसिपल प्रैक्टिकॉन, हेल्प रिकॉल बेंथम थ्योरी एंड बुक्स क्विकली। तो अगर आप ये लिख लेंगे ना, इसमें आपको सारे इसकी बेंथम की थ्योरी, बेंथम की बुक्स सब 1 मिनट में याद हो जाएंगी, बस इस लाइन को याद कर लेना। लेकिन फिर भी लिमिट्स ऑफ जुरिस्प्रूडेंस डिफाइंस कई बार पूछा जा चुका है। की टेक अवेज लेते जाओ भैया। बेंथम शिफ्टेड जुरिस्प्रूडेंस फ्रॉम ट्रेडिशन और मोरालिटी से कहां पे शिफ्ट किया इन्होंने, परंपरा से और नैतिकता से बेंथम ने जुरिस्प्रूडेंस को शिफ्ट किया उपयोगिता, यूटिलिटी, रैशनैलिटी, तर्क क्या है, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स, कानून के जो सुधार थे। हिज आइडियाज रिमेन रेलिवेंट इन द गवर्नेंस एंड पॉलिसी मेकिंग, पब्लिक वेलफेयर फोकस आज भी रेलिवेंस है। एग्जाम की गुड लाइन क्या होगी बच्चा पार्टी, बेंथम laid the philosophical foundation of analytical school through his utilitarian principle, ठीक है, that's why he is called as philosophical father of analytical school। तो यहां पर हम जेरेमी बेंथम से अलविदा लेंगे। गाइस प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, अगर पसंद आ रहा है सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हमसे कनेक्ट कर सकते हैं आप टेलीग्राम पे, ये है TLS UGC नेट लॉ लिंक है हमारा, आप इसको क्लिक करेंगे या डालेंगे तो आप पहुंच जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर फॉर एनी इंक्वायरी, ठीक है। बाकी जो मोटो है वो है लॉ लॉजिक लर्निंग, और हमारी वेबसाइट है www.logicalstudies.com। प्लीज कमेंट सेक्शन में फीडबैक छोड़ना मत भूलना, बिल्कुल भी बताना कैसा रहा। दिस इज योर फ्रेंड एडवोकेट लक्ष्य कुमार सिंह साइनिंग ऑफ फॉर द डे। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, बाय।